जय हिंद। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 2 लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। पिछला क्लास जब हम लिए आप लोग ने बहुत हमारा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग के लिए हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि ये चैप्टर जो है राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें से हम लोग देखते हैं क्या है, इसका थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट लिए हैं। देखते हैं इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहे कि इसका है क्या, इस अध्याय में हम राजा, किसान और नगर नामक अध्याय लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के प्रारंभिक राज्यों, साम्राज्यों और अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस अध्याय में। ठीक है, इसमें प्रारंभिक राज्यों, किसानों की स्थिति, शहरों और अर्थव्यवस्थाओं की जटिलताओं का विश्लेषण ऐतिहासिक स्रोतों जैसे शिलालेख और ग्रंथों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक हम लोग देख रहे थे, इसमें इसका थोड़ा सा शॉर्ट देख रहे थे। बाकी इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपका विस्तृत रूप से इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले ये है पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास, इंडिका किसकी रचना है। ठीक है, चाणक्य की, मेगास्थनीज की, हर्षवर्धन की या कालिदास की। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इंडिका पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक यूनानी लेखक मेगास्थनीज थे। ठीक है, जिन्होंने मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को, सॉरी यहाँ को हो जाएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो किसे दी गया है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इतिहासकार वी ए स्मिथ द्वारा दी गई थी, जो उनके विशाल सैन्य विजय अभियानों और अविजित रहने के कारण उन्हें दी थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ठीक है, टोटल महाजनपद कितने हैं, 16। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, अवंती, कौशल या गंधार। ठीक है, कौन था हम लोग देखेंगे। सबसे शक्तिशाली कौन है, तो मगध है। कौन है, मगध। क्यों, 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, और मगध के शासकों जैसे बिंबिसार, अज्ञातशत्रु जो है प्रमुख शासक थे। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह। कहाँ था, राजगृह। बाद में इसको पाटलिपुत्र यानी जो पटना है कर दिया गया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी, जिसमें से नियंत्रण और व्यापार में आसानी होती थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग पास क्या है, चौथा क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक का कलिंग का विजय है, प्रथम, सप्तम, दशम या 13वां। ठीक है, कौन सा है, तो आप लोग बताएं, 13वें। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने जो है कि अपने राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कितना, 8 वर्ष बाद, यानी जब वो राजा बना उसके 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। और गिरनार के 8वें शिलाभिलेख के अनुसार वो 10वें वर्ष संघ में शामिल हो गए। इस युद्ध जो है कि 262 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो कि अशोक जो है कि वो युद्ध नीति को छोड़ करके कौन सा नीति अपनाता है, तो धम्म नीति को अपनाता है। कौन सा नीति, धम्म नीति को। नेक्स्ट है, अगला है कनिष्क के
राजारोहण की तिथि क्या है? ठीक है, तो कनिष्क के राजारोहण की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी। अशोक किस वंश के शासक था? ठीक है, किस वंश के शासक था? नंद वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश? सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, जिसका शासनकाल लगभग 268 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण इतिहास के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या अंग्रेज का काल? ठीक है, तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन सा काल है, जल्दी बताएं आप लोग। ठीक है, तो गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इससे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्राकृतिक रचना किसने किया था? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या पतंजलि? ठीक है, प्रयाग प्राकृतिक रचना समुद्रगुप्त के द्वारा कवि हरिसेन ने किया था। कौन किया था? कवि हरिसेन। यह समुद्रगुप्त उपलब्धियों और विजयों को गुणगान करने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख है जो मूल रूप से अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, अगला है, मौर्यकालीन टकसान का प्रधान कौन था? ठीक है, तो मौर्यकालीन टकसान का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। यानी मौर्यकालीन टकसान का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? टकना अध्यक्ष। यह एक उच्च अधिकारी का पद था और पूरे देश की मुद्रा पद्धति इसी पर आधारित यानी अधीन थी। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, तो राजतरंगिणी का जो लेखक है वो है कल्हन। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी लेखक कल्हन थे। कौन थे? कल्हन। उन्होंने संस्कृत में यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1148 से 1149 में लिखा था। यह कश्मीर के इतिहास का एक छद्मबद्ध वृत्तांत है जिसका शाब्दिक अर्थ है रजाओं की नदी। क्या है? रजाओं की नदी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है जो कि कौटिल्य पंडित के द्वारा जो कि लिखा गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका दोनों मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें देती है। ठीक है, अगला है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, यानी 4वीं शताब्दी के आसपास रचा गया था। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो प्राक मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में? प्राक मौर्य काल। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। चाणक्य, आचार्य चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता थे। ठीक है, अगला है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका बिंबिसार का हर्यक वंश से संबंध था। किससे? हर्यक वंश से। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। वे हर्यक वंश के संस्थापक थे और मगध साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, उनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है, वज्जी के सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। क्या है? तो यहाँ है गण संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि वज्जी का जो सामाजिक ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? तो गणराज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणराज्य। ठीक है, इसमें ऑप्शन है गण संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, ये हो जाएगा। गणतंत्र लिखा हुआ है यानी इसको हम लोग कर देंगे गणराज्य। क्या हो जाएगा? गणराज्य। ठीक है,
यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इस शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी जिसे गण कहा जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग में वैसे रहते हो, जहाँ लोग अपना घर बनाते हो, या ए अरबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग जो है कि वैसे रहते हों, ठीक है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, यानी जहाँ लोग रहते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। हिंदी में जनपद का अर्थ है वह भूमि जहाँ स्थान जहाँ लोग या जनता बसती है, जिसे प्रांत या जिला भी कहा जाता है। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा, या अज्ञातशत्रु द्वारा? तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये हमारा अज्ञातशत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मूल रूप से मगध के राजा अज्ञातशत्रु ने 1490 ईसा पूर्व में गंगा नदी किनारे एक छोटे किले के रूप में की थी, जिसे पाटली ग्राम कहा जाता था। बाद में उनके पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस स्थान पर पाटलिपुत्र नामक शहर की नींव रखी और इसे मगध की राजधानी बनाया। ठीक, नेक्स्ट है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, या इसमें से कोई नहीं। भूमि दान का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, कौन सा वंश में मिलता है बताएं आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताएं। तो सातवाहन वंश में मिलता है। किसमें? भूमि दान का उल्लेख विभिन्न अभिलेखों में मिलता है, लेकिन इसका सबसे प्राचीन और प्रमुख उल्लेख सातवाहन राजवंश में मिलता है, जैसे नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जहाँ ब्राह्मणों को भूमि दान में देने का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, या 253 ईसा पूर्व? तो हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध जो है लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध भारी नरसंहार हुआ, जिसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इस घटना के बाद उन्होंने सैन्य विजय की नीति को त्याग कर आध्यात्मिक विजय यानी धर्म की नीति को अपनाई। ठीक है, अशोक का जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन जो है कि ये कलिंग का युद्ध है। ठीक है, तो आज जो कि इतना ही तक था, है ना। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, तो हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।